वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। लेकिन ये टेंस होता क्या है? टेंस क्या होता है? टेंस टाइम को एक्सप्रेस करता है, यानी टेंस के द्वारा समय को व्यक्त किया जाता है। अब समय क्या होता है? समय देखो, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मैं एक सेंटेंस लेती हूं, आई राइट। आई राइट का मतलब मैं लिखती हूं या मैं लिखता हूं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर जेंडर कंफर्म नहीं होता तो मैस्कुलिन जेंडर को ही लिखा जाता है, मैं लिखता हूं। अब यहां पर क्या आया? आई रोट। आई रोट यानी मैंने लिखा। तीसरा देखो, आई शेल राइट। आई शेल राइट यानी मैं लिखूंगा। तो हमने क्या देखा कि मैं लिखता हूं, यहां पर टेंस अलग है, जो वर्ब का एक्शन हो रहा है उसकी टाइमिंग अलग है। मैंने लिखा, यहां पर जो राइट है उसका जो उसका एक्शन है वर्ब का, उसकी टाइमिंग अलग है। और यहां पर आई शेल राइट, मैं लिखूंगा, यहां पर वर्ब का जो एक्शन हो रहा है उसकी टाइमिंग अलग है। यानी एक वर्ब के द्वारा, वर्ब क्या करती है? वर्ब किसी भी सेंटेंस में उसका जो टाइम ऑफ एक्शन बतलाती है, वो कार्य कब हुआ, ये हमको किसी सेंटेंस में कैसे पता चलता है? जो वर्ब रहती है वही हमें उस एक्शन का टाइम बतलाती है। या फिर स्टेट ऑफ एन एक्शन, वो जो एक्शन है, वो जो कार्य है, उसकी स्थिति क्या है, ये कैसे पता चलता है? ये टेंस ऑफ ए वर्ब शोज, एक टेंस की वर्ब हमको ये बतलाती है। यानी ये बात क्लियर हुई कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रही है तो वो टेंस प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। यदि किसी सेंटेंस में जो वर्ब है वो पास्ट टाइम को रेफर कर रही है तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। और यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब फ्यूचर टाइम को रेफर करे, फ्यूचर टाइम के बारे में बता रही है, फ्यूचर के एक्शन के बारे में बता रही है, तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यानी वर्ब का जो एक्शन है वो किस समय पर हो रहा है, उस आधार पर हम टेंस को 3 पार्ट में बांटते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये सब आप लोग जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब बच्चे जानते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके आगे इसी वर्ब के एक्शन के आधार पर हर टेंस को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट फिर आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल जो हमारे टेंस कितने हो गए जो हमको पढ़ना रहते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि कोई भी वर्ब कितने तरह से किसी सेंटेंस में टाइम को बतला सकती है, कितने तरह से टाइम को एक्सप्रेस कर सकती है। तो कितने हुए? 12 हुए। और इसमें से हम लोग आज कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। और इस टेंस को पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टेंस है उसको हम व्हेन टू यूज, कब यूज करें, हाउ टू यूज, कैसे यूज करें। और इस पूरी वीडियो क्लास के बाद में इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो क्लास के बाद में आप सिंपल प्रेजेंट का यूज बिल्कुल करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली करना सीख जाएंगे, यदि आप भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग अब देखेंगे कि इस प्रेजेंट को सबसे पहले तो प्रेजेंट सिंपल क्यों कहा जाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। टेंस को 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपके जो जूनियर क्लासेस हैं उनमें ट्रांसलेशन भी आती है,
इसलिए हमको हिंदी में भी किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, उसके ट्रांसलेशन के रूल्स भी जानना जरूरी है, और उसको व्हेन टू यूज यानी उसको कब यूज करना है ये भी जानना जरूरी है। तो आप लोग जल्दी से इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट नोट करें, इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये मोस्ट बेसिक टेंस इन इंग्लिश है। जहां से इंग्लिश ग्रामर आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, जहां से हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखते हैं, तो कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट से। सो दैट्स वाई ये मोस्ट बेसिक टेंस इन इंग्लिश है। वर्ब टेंस है। वर्ब टेंस क्या है? इसकी वर्ब हमको ये क्लू देती है, इस टेंस की वर्ब हमको ये हिंट देती है कि कोई एक्शन, वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो कैसे वो वर्ब काम करती है। तो ये वर्ब टेंस है। इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसान है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंसेस बनते हैं, बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझने में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें तरह तरह के जो फैक्ट के लिए यूज होना, कहीं कैसे यूज होना, तो थोड़ा सा ज्यादा ये इसमें समझाने का है। पर हम लोग बहुत अच्छे से, आप यदि पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि जो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल क्यों कहते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल क्यों लगाया गया, या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट क्यों है? तो देखो बच्चों, इस टेंस में जनरली यानी नॉट ऑलवेज, अक्सर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। वर्ब की यानी मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्या कहलाती है? डिक्शनरी फॉर्म। कोई भी वर्ब डिक्शनरी में जिस तरीके से लिखी रहती है वो उसकी बेस फॉर्म कहलाती है। कैसे? जैसे कि वर्ब राइट है, तो राइट डिक्शनरी में WRITE लिखा जाता है। रन है, कोई भी जो मेन वर्ब है, ड्रिंक है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, रन, जनरली जो बेस फॉर्म है, जनरली, क्योंकि अभी हम आगे भी इसका अपवाद देखेंगे कि वर्ब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग हो जाती है, इसलिए मैं जनरली बोल रही हूं। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो राइट, रन, ड्रिंक, टेक, गिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, जिसको कि आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस आ जाता है, राइट का रोट हो जाएगा, रेन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रन, टेक, टुक, टेकन, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब ING लग जाता है। आगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हम केवल इस रूप में वर्ब का नाम लेंगे कि हाँ, यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। राइटिंग, ING, जो वर्ब की वर्ब प्लस ING, दैट इज वर्ब फोर्थ फॉर्म में आ गई। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो फिफ्थ फॉर्म है वहां पर S या ES इसमें लग जाएगा। तो जो सिंपल प्रेजेंट है, अब याद कीजिए, यहां पर वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड फिफ्थ फॉर्म, जहां पर कि वर्ब में S या ES लगेगा। ये हम लोग अभी जब इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब में कहां पर S लगता है, कहां पर ES लगता है और कहां पर S या ES नहीं लगता। तो क्या हुआ? इसको सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा जाता है या प्रेजेंट सिंपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेंस में मेन वर्ब की बेस फॉर्म को, जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म कहां पे? V1, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आपको याद आया जब हम लोग ने प्रोनाउन, मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक पढ़ाया था इंडेफिनिट प्रोनाउन, और वहां पर मैंने आपको इंडेफिनिट का मीनिंग भी बताया था। इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चित हो। तो वहां पर हमने ऐसे प्रोनाउन देखे थे जो कि डेफिनिट नहीं होते, लेकिन यहां पर प्रोनाउन का
टेंस से इंडेफिनिट को याद कराने के लिए मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बता रही हूं। यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट टेंस में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन इंडेफिनिट वर्ड आप लोग सुन चुके हैं, आप लोग इससे फेमिलियर हैं, इसलिए दैट्स व्हाई आई टेल यू अबाउट दिस वर्ड। तो इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है इसको? इंडेफिनिट का मतलब नॉट डेफिनिट। इसके लिए मैं आपको बताती हूं कि ये टाइमलाइन है, हम इसको टाइमलाइन पे समझते हैं। ये टाइमलाइन है, यहां पीछे पास्ट है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है जहां पर हम हैं, और ये आगे आने वाला समय क्या है? फ्यूचर है। एक सेंटेंस है ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है। तो वह मुंबई में रहता है, इसका मतलब ये है कि जो वह है स्पीकर है वो ये बताना चाह रहा है कि वो यहां भी रहता था, यहां भी रहता था, यहां भी मुंबई में रहता था, और परहैप्स वो इन फ्यूचर भी मुंबई में रहेगा। यानी कुछ नहीं पता कि कब से रह रहा है। जैसे मैं बोलूं कि ही इज लिविंग इन मुंबई, वो मुंबई में रह रहा है, तो वो इस वक्त रह रहा है, बोलते समय रह रहा है, आगे का नहीं है अभी, ना पीछे का है, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट दिस मोमेंट वो रह रहा है। तो क्या हुआ? वो तो टाइम फिक्स हो गया ना कि इस समय। लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वो जब वो वर्ब एक्शन करती है तो स्पीकर क्या सोचता है कि वो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी एक्शन हो रहा है, यहां पे भी, और इन फ्यूचर भी होगा। जैसे कि मैं रोज चाय पीती हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर भी चाय पीती हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो ये क्या हुआ? जो वर्ब का एक्शन है डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, पीछे का भी जो नहीं पता, आगे का भी नहीं पता। तो इसलिए इस टेंस को क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट टेंस कहा जाता है। यानी सिंपल प्रेजेंट क्यों? क्योंकि यहां पर जनरली वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और इनडेफिनिट क्योंकि जो स्पीकर है या जो भी एक्शन है वो ये समझ के उसको लिखा जाता है कि वो पहले से चल रहा होगा और आगे भी चलता। ये फैक्ट है, जो फैक्ट है वो पहले भी हुआ होगा और वो आगे भी होता रहेगा, ऐसा इस विश्वास के साथ में वो वर्ब एक्शन करती है। सो इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लें, और आगे अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, हाउ टू यूज इट। अभी हम व्हेन टू यूज इट नहीं पढ़ेंगे, हाउ टू यूज इट, किसको कैसे यूज किया जाता है, ताकि आपको जो ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है वो दूर हो। और यदि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पहले यदि हिंदी में सोचना चाहते हैं, या आपकी हिंदी में सोचने की आदत है, तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास में रूल्स होंगे, हम उसको ट्रांसलेट करके बोलेंगे। तो आप इसको भी जल्दी से नोट करें, इसके बाद में हम लोग सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे। और अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना यानी उसको समझना शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम सेंटेंस देखें हिंदी में, क्योंकि ये जो आप यदि दिन भर जितने भी सेंटेंस बोलें और उनको शाम को लिखें, तो आप पाएंगे कि लगभग 50% आपके जो सेंटेंसेस थे जो आपने यूज किए वो सिंपल प्रेजेंट के ही हैं। तो इसी से ही आप समझ जाइए कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम छोड़ भी दें तो कन्वर्सेशन में भी बहुत यूजफुल है। देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे होते हैं। राधा मधुर गीत गाती है, यहां आ जाती हूं, सिपाही चोर को पकड़ता है, मैं रोजाना पतंग उड़ाता हूं या उड़ाती हूं, आसमान में सितारे चमकते हैं, वह अपना कार्य करता है। सारे सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि जो सेंटेंस का एंड है वहां या तो ती है आ रहा है, या ता है आ रहा है, या ते है आ रहा है। यानी हिंदी में सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस कहां से, उनका एंड कैसे होता है? ता है, ती है, ते है। मैं गाना गाता हूं, वो खाना खाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। यानी वाक्य के, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ट्रांसलेशन के लिए हम लोग 4 तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। आप लोग नाउन का वीडियो याद कीजिए, वेरी फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस के प्रकार बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, जहां पर कि हर सेंटेंस के अंत में जो उसका
जो मार्क लगता है, जो पंक्चुएशन लगता है, उससे भी उसकी पहचान हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो कुछ भी हम पढ़ते आ रहे हैं, जितना आगे पढ़ते हैं उतना ही हमको पीछे का भी याद रखना है। याद नहीं है कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा प्लेलिस्ट में जाएं, देखें और फिर से पढ़ें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं? ये एक स्टेटमेंट रहता है, इसमें ये अफर्मेटिव, किसी चीज का अफर्मेशन देते हैं ये। तो जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो मेन वर्ब है उसके V1 फॉर्म आती है और देन ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें हमको एक बात याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन होते हैं? आई, वी, यू, दे। प्रोनाउन में भी आपने ये प्रोनाउन पढ़े थे, ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन कोई भी एक नाम, और यहां पर प्लूरल नाउन मोर देन वन कोई भी नेम दिए गए हैं। तो जो सब्जेक्ट यदि आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, तो उसमें V1 फॉर्म आएगी। यानी V1 का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था कि उसमें S या ES नहीं होगा। वो जैसा डिक्शनरी फॉर्म जनरली, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं बार बार ये जनरली क्यों बोल रही हूं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो V1 फॉर्म आएगी। V1 फॉर्म का मतलब है कि S या ES नहीं लगेगा, उसमें ऐड नहीं होगा। I sing a song, we sing a song, you sing a song, they sing a song। प्लूरल नाउन हो, सीता एंड गीता सिंग अ सॉन्ग। हमने क्या देखा कि जो ये प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है, तो वहां पर V1 फॉर्म आती है। V1 फॉर्म का मतलब क्या है कि उसमें S या ES ऐड नहीं होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहां पर यदि कुछ अदर वर्ड दिए गए हैं, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकती है, या कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी दिए रह सकते हैं, तो फिर यहां पर वो एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएंगे। क्लियर आपको? अब यहां चलते हैं। यदि सब्जेक्ट की जगह पर ही दिया हो, शी दिया हो, या इट दिया हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी एक नाम हो, तब क्या होगा? वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में V5 आएगा। V5 का मतलब उसमें S या ES ऐड होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें कि S या ES नहीं रहता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वाली VING, और फिफ्थ फॉर्म में S या ES उसमें ऐड होगा। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगे। जो ये V5 फॉर्म है, ये हम ऐसे याद करें कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो गई, ही के साथ आई ना, ही सिंग्स, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई। शी सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो क्या हुआ? कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाम है, तो वहां पर वर्ब में S या ES लगेगा। अब ये भी कुछ रूल है कि S कहाँ लगेगा, ES कहाँ लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो नियम है वो यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो ट्रांसलेशन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, किनके लिए? यदि सब्जेक्ट की जगह पर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर कोई भी एक से अधिक नाम दिए गए हों, तो वहां पर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? V1, यानी उसमें S या ES नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ अदर वर्ड्स दिए गए हैं तो उनके बाद में वो आएंगे। यदि सब्जेक्ट की जगह पर ही दिया गया हो, शी दिया गया हो, इट दिया गया हो, या कोई भी सिंगल नेम हो, नाउन हो, तब क्या होगा? मेन वर्ब में S या ES लगेगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी S या ES। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से हम
जो अपने सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे। राधा मधुर गीत गाती है। राधा सब्जेक्ट कौन, यदि हम कौन लगा के पूछें तो आंसर में सब्जेक्ट या डूअर आ जाएगा। राधा क्या गाती है, गीत गाती है, ऑब्जेक्ट है इसका। सॉन्ग और गाना यानी सिंग, राधा सिंग। राधा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन का नाम है, तो यहां आ जाते हैं। राधा सिंग्स अ, मधुर को क्या हो जाएगा, स्वीट। राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हमने सबसे पहले देखा हिंदी में ती है, तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके बाद में देखा कि ये तो अफर्मेटिव है, इसमें ना तो नॉट लगा है ना इसका क्वेश्चन है। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप आएगा, इससे ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ उसकी जब हिंदी में आइडेंटिफाई किया। जैसे हमने देखा कि ये तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के बाद में राधा क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जो सब्जेक्ट है। तो हम यहां पर ये वाला पैटर्न अपनाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। एक और सेंटेंस जो मैंने खास आपके लिए यहां पे लिया है, ये इस तरह का बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है। तो देखो वह यहां लिख लेती हूं मैं ही के बाद में इसका जो वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या है, वो करना है। करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू। अब ही यहां देखिए, जब भी ही आता है तो अपने साथ में V5 लेता है, यानी वर्ब में या तो S लगेगा या ES लगेगा। तो जब लास्ट में O आए तो उसमें क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। ही डज, अपना, तो ही का पजेसिव क्या होगा, ये देखो हम लोग प्रोनाउन में पजेसिव पढ़ चुके हैं। तो ही अपना पोजीशन किससे दिखाएगा, हिज से दिखाएगा। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। तो ये क्या हुआ, वह अपना काम करता है। अभी जब हम इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो गलतियां होती हैं, जनरली हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस में बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो यहां पर ही सब्जेक्ट है और डज मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हमको याद रखना है। ही डज हिज वर्क। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुए, जल्दी से इसको आप नोट कर लें, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, मैं यह काम नहीं करता हूं, वह वो काम नहीं करती, यानी जिसमें नहीं की बात आए वो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप आता है, जो पंक्चुएशन मार्क है वो फुल स्टॉप का आता है। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में डू या डज, फिर नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर कुछ अदर वर्ड से तो वो आएंगे। अब डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा, तो जहां पर हमने अफर्मेटिव में V1 फॉर्म यूज की थी, कहाँ कहाँ यूज की थी हम लोगों ने, जो V1 फॉर्म थी I के साथ में, V के साथ में, U के साथ में, दे के साथ में। और यदि सब्जेक्ट में कोई प्लूरल दिया गया है, बॉयज है, गर्ल्स है, या एक से ज्यादा नाम दिए गए हैं, तब वहां पर हम डू नॉट का यूज करेंगे। ये पॉइंट हमको याद रखना है कि हम डू नॉट कहां पे यूज करेंगे, यदि आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है, एक से ज्यादा नाम दिए हैं, तो वहां पर हमको डू नॉट का यूज करना है। इसके बाद में डज नॉट, तो डज नॉट का यूज हम कहां करेंगे, यदि सब्जेक्ट में ही दिया है, शी दिया है, इट दिया है, या कोई भी सिंगल नेम दिया है, तब हमको डज नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर हुआ आपको। तो डू नॉट कहां लगाना है, डज नॉट कहां लगाना है, ये हमको यहां से पता चल गया। V1 फॉर्म आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। अब लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखो राधा क्या है, राधा सिंगल नेम है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी यहां पर हमको डज नॉट यूज करना है। और वैसे भी जहां पर V5 आया है, जहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है, तो वहां पर हमको डज का यूज करना है। तो यहां हो जाएगा राधा, राधा के बाद नेगेटिव के लिए हम लगाएंगे डज और फिर नॉट। अब क्योंकि यहां पर एस ऐड हो चुका है, इसलिए हम सिंग में से एस को निकाल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हमको याद रखना है कि नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में जहां पर भी आप डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो फिर V1 फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब में एस या ES को यदि वो ऐड है तो उसको हटा देंगे। क्लियर हुआ? इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूं। यहां पर हमको एस या ES को निकाल देना है। क्लियर? ही डज हिज होमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही डज हिज होमवर्क, ये डज यहां पर क्या है? ये यहां पर डज है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये मेन वर्ब है यहां पर। अब हमको इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? ही लेंगे। ही के बाद में हमको ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? डज नॉट। ही के साथ क्या आएगा? डज नॉट। तो हम यहां पर डज नॉट लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको अभी क्या बताया कि जब डज नॉट आता है तो V1 आता है। नेगेटिव में हमेशा V1 आता है, तो यहां पर डज में से ES निकल जाएगा। ये डज V5 यानी मेन वर्ब है, और ये डज हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमको याद रखना है। तो ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ही डज नॉट हिज होमवर्क। ही डज नॉट हिज होमवर्क में बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। तो यहां पर ये मेन वर्ब है, जिसको आपको यहां पर इसकी V1 लिखना है। ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। एक और सेंटेंस देखते हैं। वी स्टडी इंग्लिश, तो वी है। देखिए वी के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? डू नॉट आएगा। वी के साथ नेगेटिव में डू नॉट। वी डू नॉट। मेन वर्ब तो स्टडी है। देखिए ये मेन वर्ब है, जैसे V1 है तो ये V5 है, यानी ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। तो हमको इनको वापस यहां पर मेन वर्ब की जगह लिखना है। वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश। वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश। क्लियर हुआ? इसके बाद में कुछ स्पेलिंग चेंजेस के रूल्स होते हैं। जब भी अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे तो मैंने आपको बताया था कि यदि ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो वहां पर मेन वर्ब में यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म V5 आता है। मेन वर्ब में एस या ES लग जाता है। कैसे लगता है? देखिए जरा। जनरली जो वर्ब्स होती हैं उसमें एस ही ऐड होता है। डांसेस हो जाएगा, रन्स हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, सेज हो जाएगा। यानी जनरली जितनी जो भी वर्ब्स होती है उनमें एस ही लगता है। लेकिन यदि कोई वर्ब एस से एंड हो रही हो, SH से एंड हो रही हो, CH से एंड हो रही हो, X से एंड हो रही हो, तो फिर उनमें ES ऐड होता है। आप जब भी कोई लेसन पढ़ें तो इस तरह के आपको बहुत सारी वर्ब्स मिल जाएंगी, तो वहां से आपको पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये वर्ब में ये था तो इसमें इसलिए ये ES लगा है या S लगा है। वॉश, वॉशेस, वॉच, वॉचेस, कैच, कैचेस, टीच, टीचेस, फिक्स, एक्स आया, फिक्सेस, पास, पासेस। तो ऐसे बहुत सारी जो वर्ब्स हैं आप उनको सर्च कीजिए, उनको पढ़िए कि किसमें जब ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम हो तो वर्ब में किस तरह से स्पेलिंग चेंज हो जाती है। फिर यदि वर्ब के एंड में वाई आए तो वो क्या हो जाता है? स्टडी है। IE, वाई हटा के IES लगा देते हैं। ये देखो वाई हटाया और IES लगा दिया। स्टडी, वाई हटेगा, स्टडीज हो जाएगा। IES, फ्लाई, फ्लाइज, ट्राई, ट्राइज, कैरी, कैरीज। तो ये कुछ स्पेलिंग चेंजेस होती है। कब होती हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि सब्जेक्ट की जगह क्या हो?
ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगल नेम हो, तो वर्ब की स्पेलिंग में एस या ईएस लग जाता है। कहां पर एस लगता है, कहां पर ईएस लगता है, ये थोड़े से उसके एग्जाम्पल्स हैं। आप ऐसे बहुत सारी वर्ब्स को सर्च करें, पढ़ें, देखेंगे किसमें एस लगेगा, किसमें ईएस लगेगा। तो ये हम लोगों ने सीखा कि इंडेफिनिट टेंसेज में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से ही क्लियर है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम हिंदी के वाक्य देखते हैं इस टेंस में, तो हिंदी के वाक्य में यदि वो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो क्या शब्द यदि शुरू में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस बनाएंगे, यानी डू या डज से बनाएंगे। कैसे? क्या दिशा अंग्रेजी पढ़ती है? क्या लड़कियां हॉकी खेलती हैं? तो क्या आया? जो सेंटेंस का स्टार्ट हुआ वो किससे हुआ? क्या से। यानी ये सेंटेंस, इनका ट्रांसलेशन करते समय हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यदि हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तब हमें अपना जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करते समय उस इंट्रोगेटिव वर्ड को इस हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखना चाहिए। कैसे? दिशा क्या पढ़ती है? क्या के लिए इंग्लिश में क्या आता है? व्हाट आता है। लड़कियां कहाँ खेलती हैं? कहाँ के लिए? वेयर आता है। वेन कब के लिए आता है। ये हम लोगों ने जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, तब मैंने इन सारे WH वर्ड का आपको मीनिंग बताया था। तो ये जो उस समय ये जो WH वर्ड थे, ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये तो प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द वेयर प्लेस के लिए, वेन टाइम के लिए, व्हाट क्या किसी चीज के बारे में बताने के लिए, हु पर्सन के लिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप रिवीजन के लिए फिर से प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके इनको पढ़ सकते हैं। तो यदि हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तब हमको इस अपने पूरे जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले वो प्रश्नवाचक शब्द ही लिखना है। अब हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सबसे पहले डू या डस कब, जबकि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही हो। तो डू या डस नियम वही है। यदि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, तो हम डू का यूज करेंगे। यदि ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो हम डस का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी वर्ड्स बचे हुए हैं उनको लिख देंगे, और आखिर में फुल स्टॉप नहीं आएगा, आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड है, हिंदी में बीच में आया है, दिशा क्या पढ़ती है, लड़कियां कहाँ खेलती हैं, तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे व्हाट, वेयर, वेन और जो भी है एटसेट्रा। फिर उसके बाद में वही डू या डज लगाएंगे, नियम वही रहेगा डू या डज का। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स और अंत में यहां पर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सेंटेंस देखते हैं। क्या दिशा अंग्रेजी पढ़ती है? अब यहां तो शुरू में ही आ गया, इसका मतलब हमको डू या डज से ही सेंटेंस को शुरू करना है। क्या दिशा अंग्रेजी? डज, दिशा सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसलिए हम डज लिखेंगे। डज दिशा इसकी सब्जेक्ट है। कौन अंग्रेजी पढ़ता है? दिशा पढ़ती है। क्या दिशा अंग्रेजी पढ़ती है? डज दिशा स्टडी इंग्लिश, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेकंड देखो यहाँ पे दिशा क्या पढ़ती है। अब बीच में क्या आया, तो क्या के लिए इंग्लिश में कौन सा WH वर्ड है? व्हाट। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? व्हाट लगाएंगे। व्हाट के बाद में डज लगाएंगे, डज के बाद में दिशा। व्हाट डज दिशा स्टडी। इंग्लिश नहीं लगाएंगे क्योंकि इंग्लिश तो इसका आंसर है व्हाट का, तो हम उसको हटा देंगे। क्या लड़कियां हॉकी खेलती हैं? फिर से शुरू में क्या आया, तो लड़कियां प्लूरल है, तो हम डू लगाएंगे। गर्ल्स प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। लड़कियां कहाँ हॉकी खेलती हैं? कहाँ के लिए यानी वेयर,
बीच में आया प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आया, तो हम सबसे पहले कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर। वेयर के बाद में गर्ल्स के लिए डू आएगा, तो वेयर डू गर्ल्स प्ले हॉकी। तो आपको क्लियर हुआ कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। ध्यान हमको यही रखना है कि यदि सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। और यदि क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इसको जल्दी से नोट कीजिए। और अब हम लोग जो हाउ इट इज यूज्ड, इसको कैसे यूज किया जाता है, उसका आखिरी प्रकार यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव यानी ये इंट्रोगेटिव भी होते हैं और इनमें नेगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हिंदी के वाक्य कैसे होते हैं, क्या दीपा खाना नहीं बनाती है, क्या और नहीं भी, क्या वह अपना कार्य नहीं करता है, और आखिर में कौन सा पंक्चुएशन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सब इसका आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो डू या डस तो आएगा ही, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट यहां पर आता है, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। सेंटेंस देखते हैं। क्या वह अपना कार्य नहीं करता है, क्या शुरू में आया और वह है तो हमें डज लगाना है। डज के बाद में सब्जेक्ट ही आ जाएगा, ही के बाद में नहीं। देखो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में कितना अंतर रहता है। यहां पर नहीं बाद में जाता है, यहां पर नहीं सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है। तो हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में मतलब उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर रहती है। यहीं आप देख लीजिए कि यहां पर नॉट बाद में आया, यहां पर नॉट सब्जेक्ट के साथ है, तो डज ही नॉट। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वह अपना कार्य नहीं करता है। ये जो करता है ना, करना, ये इसकी मेन वर्ब है। ये डू, ये हमको लिखना है। ये डज तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैंने आपको अफर्मेटिव में भी बताया था। ये मेन वर्ब है, हिज वर्क, ये ही इसका पोजीशन हिज, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डज दीपा नॉट कुक फूड। डज क्योंकि क्या है तो ये सब्जेक्ट दीपा, नॉट इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, कुक ये इसकी मेन वर्ब हो गई, और वो क्या पकाती है क्या नहीं पकाती है, दैट इज फूड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डज दीपा नॉट कुक फूड, ये क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हमने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज किया जाता है ये सीखा, यानी आपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए इसका अभ्यास किया, ये सीखा। बहुत सारे सेंटेंस आप ढूंढिए, उनको उनका ट्रांसलेशन करें ताकि आप उन पर कमांड पा सकें, आप उनको बोल सकें, उनको लिख सकें। पूरे दिन भर में हम लोग जितना भी बोलते हैं, मैं अभी भी जितना मैंने बोला, जो मैक्सिमम सेंटेंसेस थे वो सब सिंपल प्रेजेंट के ही मैंने यूज किए बोलते समय। तो यदि हम इस टेंस पर कमांड पा लें तो हम अपनी जो कन्वर्सेशन वाली जो फ्लुएंसी है उसको काफी हद तक पा सकते हैं। तो इतना आज के लिए। आगे जो सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इसको कब यूज किया जाता है। अभी हम लोगों ने सीखा कैसे यूज किया जाता है, अब इसको कब यूज किया जाता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप इन वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि ये आपको जो ग्रामर की छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो गलतियों के रूप में सामने आती हैं, तो वो दूर होती हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।